नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के। रात के 9 बज रहे हैं। आप सभी का मैं श्रीनिवास पांडे स्वागत करता हूं स्टडी इन 91 की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी तक बायो की क्लासेस चल रही थी, तकरीबन 5 क्लासेस हुई हैं। आज थोड़ा सा टॉपिक चेंज किया हूं, फिजिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूं। कुछ लोगों को लग रहा था कि सर पहले बायो करा दीजिए, कमेंट सेक्शन में भी था। करा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा। थोड़ा सा आप कभी कभी क्या रहता है, कुछ चीज़ें पढ़ते हुए लोग बोर हो जाते हैं, तो बीच में कुछ ऐसे भी टॉपिक्स आते रहने चाहिए ताकि एग्ज़ाम तक अगर किसी का बीच में भी एग्ज़ाम हो जाए तो कम से कम उसको क्रीमी मैटर मिल जाए और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म वो कर पाए। तो बायो के 5 लेक्चर जो हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। जिन लोगों ने ना देखे हों वो लोग जा करके देख सकते हैं, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने वो कराए हैं। आज का भी ये टॉपिक लेकर के आया हूँ। यहाँ से भी सवाल बनते हैं, बनते रहे हैं, बनते रहेंगे। वही बात करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बात हम करेंगे। तो ज़रा देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। गुरुत्वाकर्षण और पृष्ठ तनाव। गुरुत्वाकर्षण और पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन एंड ग्रेविटेशन, है ना। सरफेस टेंशन एंड ग्रेविटेशन। तो याद रखिए, यहाँ से सवाल आपके एक जनरल साइंस की तरह पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपका डीप में जाने का वो प्रयास नहीं करेंगे, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और ज़रा देखते हैं। अच्छा, एक बात और, जो चीज़ें मैं यहाँ लिखूँगा बोर्ड पर, कोशिश करिएगा अगर नोट कर पाए तो नोट कर लीजिएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। जो भी मैं चीज़ यहाँ लिखा रहूँगा वो आपको पूरा का पूरा PDF फॉर्मेट में आपको वो मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा वहीं से, ठीक है। जो भी मैं बोर्ड पे लिखूँगा, जितना भी लिखूँगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। चलिए, जो लोग सीरियस हों सिर्फ वही देखें, बाकी लोग जा सकते हैं। खाने पीने का टाइम है, सोना बाबू कर लीजिए, फ़ोन ऑन कर लीजिए, है ना। सिर्फ उन्हीं लोगों से मैं मुखातिब हूँ जो लोग सीरियस हैं, ठीक है। और हमेशा रहूँगा, मैं अपने उस शब्दों पे कायम रहता हूँ। अब ख़राब लगे अच्छा लगे वो अलग मैटर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन, सब एकदम ध्यान से बने रहिए और देखते रहिए। गुरुत्वाकर्षण, क्या है गुरुत्वाकर्षण? एक प्रकार का बल है, फोर्स है। एकदम सिंपल भाषा में अगर बात करें तो बल है। क्या है? बल है। दो पिंडों के बीच में लगने वाला, दो पिंडों के बीच में लगने वाला या टू बॉडीज के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा होता है उसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। मैं हूं, आप हैं, आप कहीं पर भी हैं। अगर हम देखें तो आपके और हमारे बीच में क्या लग रहा है? एक बल लग रहा है। यह हमेशा खिंचाव वाला बल होता है, ठीक है। यह हमेशा जो है खिंचाव वाला बल होता है। एक सेकेंड बस, सॉरी, वो पीछे टच हो गया था बोर्ड तो थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था। तो यह हमेशा बल जो है आपका किस तरह का बल होता है? यह खिंचाव वाला बल होता है। यह बल हमेशा अट्रैक्टिव बल होता है। दो पिंडों, दो बॉडीज के बीच में लगने वाला यह बल हमेशा अट्रैक्ट करता है। अब जैसे अगर मैं कहूँ मैं हूँ, ये बॉटल है पानी की, तो हम दोनों के बीच में एक क्या लग रहा है? एक बल लग रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कुछ आपको जिनून चीज़ें बता रहा हूँ जो कि एक बेस है, बेसिक चीज़ है जो आपको मालूम रहनी चाहिए। तो वहाँ से आप क्या रहेगा, सवाल को आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी अगर कोई टफ सवाल बनती है तो। अगर यह बॉटल है और मैं हूँ, इसका भी कुछ क्या होगा? द्रव्यमान होगा, मास होगा, मेरा भी कुछ मास होगा। तो हम दोनों के बीच में एक बल लगेगा, ठीक है। वह बल का फॉर्मूला क्या होगा? यह जो बल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये बल है,
ये बल का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे जो बल लग रहा है ये इसका फॉर्मूला है। m1 क्या है? m1 क्या है? एक बॉडी का द्रव्यमान है बॉडी 1 का, मान लीजिए कोई एक बॉडी है उसका है, और m2 क्या है? द्रव्यमान है किसका मेरे भैया? बॉडी 2 का। क्लियर? बॉडी 2 का द्रव्यमान है। मतलब अगर ये दो बॉडीज ऐसे थी तो इनके सेंटर से जो ये गैप है ये r है, और इसका जो द्रव्यमान है ये m1 है, और इसका जो द्रव्यमान है m2 है। तो इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वीय बल लगेगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यह हमेशा जो बल होता है अट्रैक्टिव बल होता है, खींचने वाला बल होता है। यह हमेशा याद रखिएगा क्या होता है? यह हमेशा अट्रैक्टिव बल होता है। किसके ऊपर यह बल निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर कर रहा है। आपसे सवाल पूछ ले कि गुरुत्वीय बल किसके ऊपर निर्भर करता है, तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास m1 और m2 दोनों बॉडीज के द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल होता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। क्लियर? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? 1 अपॉन r स्क्वायर। मतलब दो बॉडीज को दूर करते अगर चले जाएंगे आप तो बल जरा देखिए, r को बढ़ाते जाएंगे तो बल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है। अब जैसे यह बॉटल थी और मैं था, पर मुझे पता नहीं लग रहा है यह बल कि मुझे खींच रहा है, ढकेल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ मालूम ही नहीं लग रहा है। वह इस वजह से नहीं लग रहा होता है कि हमारा द्रव्यमान बहुत कम है। इस वजह से यह बल इतना कम होता है कि हमको महसूस नहीं होता है। लेकिन अगर मैं कहूं पृथ्वी और सूर्य दोनों पिंड जो अगर देखें तो इनका द्रव्यमान जो है वह बहुत ज्यादा होता है, तो यहां पर एक बल लगता है ना? इन दोनों पिंडों के बीच में बल लगता है। इसी वजह से हम एक ऑर्बिट में बने हुए हैं, एक परिपथ में बने हुए हैं वहां पर। वरना अगर यह सूर्य और पृथ्वी के बीच में इस तरह का अगर बल ना होता, खींचने वाला बल, तो पृथ्वी अपनी कक्षा से अलग हट करके जा सकती थी। ठीक है, पृथ्वी अपनी कक्षा से जो है अलग हट करके जा सकती थी, अपना पाथ डेविएट कर लेती। कहाँ जाती? राम जाने, है ना? तो याद रखिएगा यह हमेशा कैसा बल होता है? अट्रैक्टिव बल होता है। और इसका फॉर्मूला क्या है? F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। देखिए यार, मैं एग्जाम से ऊपर का थोड़ा सा दे रहा हूं कंटेंट, ताकि आप लोग थोड़ा सा जो है मजबूत रहें। बस सुनते रहना यार, बस, है ना? G का जो मान है इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, गुरुत्वीय नियतांक बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और इसकी जो वैल्यू होती है वो जरा देखें, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, यह फिक्स होता है। ये जो बड़ा वाला जी है यह हमेशा क्या रहता है? यह फिक्स रहता है, यह चेंज नहीं होता है, यह फिक्स है। ठीक है बात? यह पूरी की पूरी चीज क्या है? आपकी फिक्स है। चलिए आगे जरा देखते हैं। तो आपने देखा ग्रेविटेशन एक अट्रैक्टिव बल है जो कि बड़े द्रव्यमान पिंडों के बीच अपना असर ज्यादा दिखाता है। ऐसा नहीं कि छोटी चीजों के बीच में नहीं लग रहा है, लग रहा होता है, लेकिन वह महसूस नहीं हो रहा होता है। बात समझ में आई आपको? तो क्या ये सारी चीज यहां पे आपको समझ में आई? चलिए आगे आते हैं जरा, और कुछ और बातें अगर यहां पर अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो जरा देखिएगा। यहां एक जो जी का फॉर्मूला आता है, आपने स्मॉल जी सुना होगा, उसके लिए आता है जी कैपिटल। पृथ्वी की बात करें तो यहां एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपने, जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। चीजें चेंज हो रही हैं।
अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वह पैटर्न अब आजकल बदल रहा है, वह एडवांस चीजों पर जा रहे हैं और वह पूछ ले रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो यह जो जी है यह क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण। ध्यान से देखिएगा, ये जो जी है यह क्या है, ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा ऊपर लेके चल रहा हूं यार, थोड़ा सा टफ लेक्चर जरूर होने वाला है, बट आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और जो पॉइंट्स लिख रहा हूं बस आपको केवल उतना याद रख लेना है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण हो रहा है, मतलब कि अगर किसी चीज को अगर आप ऊपर से छोड़ेंगे तो वह कितने त्वरण के साथ नीचे आएगी, यह उसको बोलते हैं। और इसका जो पृथ्वी पे मान है भैया वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। और यह निकलता कैसे, 9.8, आप यहां पर जी का मान रख दीजिए जो कि कितना है, जो कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है। यमी, यमी क्या है भैया यहाँ पर, यम ई, जरा ध्यान से देखिए, यह मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ है। क्या है भैया, मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, कितना होता है जरा देखें, वैल्यू जरा देखें, 6 इंटू 10⁻24 केजी। इससे बहुत माइन्यूट सा कम रहता है, पर हम ऑन एवरेज अगर देखें, एक रफ वैल्यू पूरा का पूरा देख लें तो 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम यह पृथ्वी का वजन है, यह पृथ्वी का वजन है। और अगर आरी देखें, आरी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आर बेस में ही, यह पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ जो कि 6400 किलोमीटर है। कितनी है, 6400 किलोमीटर। कितनी है मेरे भैया, 6400 किलोमीटर। क्या यहाँ पे सारी बात आपको समझ में आई है? जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिससे आप क्या काम कर सकते हो, वहां से चीजों को पढ़ सकते हो आसानी से। ठीक है, चलूं आगे, चलिए। क्या यहाँ पे चीजें आपको समझ में आई? तो अगर इन वैल्यूज को आप इस फॉर्मूले में रख देंगे तो वहां से क्या वैल्यू निकल करके आती है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी पर यह गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चंद्रमा पर अगर देखें तो वहां पे क्या काम करेंगे, इसी फार्मूले में चांद का वजन रखेंगे, मास रखेंगे, और आर पे क्या रखेंगे, उसकी त्रिज्या रखेंगे। तो जो निकल करके आता है जी मून, जो चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण है, आप याद रखिएगा वो जी अर्थ बटा 6 होता है, मतलब यहां का 1/6 होता है, यहां का 1/6 होता है। ठीक है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण का बटा 6 होता है, कहां पर, चांद पर। तो अगर इसको देखेंगे तो अगर डिवाइड करूं तो 9.8/6, 9.8/6 डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी आप डिवाइड करें 1 पॉइंट कुछ समथिंग करके आएगा। ठीक है, जी मून। तो याद रखिएगा यहाँ का बटा 6, आपसे वैल्यू ये वाली नहीं पूछता है, यही वाला पूछता है कि पृथ्वी का कितना गुना होता है, तो 1/6 गुना होता है। ठीक है, कितना हो रहा होता है, 1/6 गुना हो रहा होता है। क्या यहाँ पर सारी बात आप सभी को समझ में आई है? तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप इन सबको अगर नोट कर पाए तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलें आगे, आगे चलें। तो यहां से आपने चीजों को कुछ समझा, गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू देखा, कैपिटल जी का वैल्यू देखा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट बात पर आते हैं जरा। केप्लर्स लॉ पर आते हैं हम। केप्लर्स लॉ, केप्लर के नियम लिख जरूर मैं रहा हूं, आपका क्या इंग्लिश पर बोल तो रहा हूं ना हिंदी। तो केप्लर्स लॉ, ठीक है, केप्लर्स लॉ, केप्लर के 3 नियम है यार। फर्स्ट लॉ है, उसकी बात करते हैं जरा। केप्लर का पहला नियम यह कहता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्त में घूमती है। सिंपल सी बात, पृथ्वी सूर्य के
चारों तरफ किस पे घूम रही है, एक दीर्घवृत्त में घूम रही है, और सन कहाँ है, उसके एक फोकस पर है। तो अगर मैं यहाँ बनाऊं आपको एक फिगर ऐसे, यहाँ पे सन बनाई दे रहा हूं, आप सन समझिए इस चीज को। तो पृथ्वी जो है वह किस तरह से घूम रही है, एक दीर्घवृत्त में घूम रही है ना। पृथ्वी जो है आपकी कैसे घूम रही है, एक दीर्घवृत्त में घूम रही है। ठीक है, पृथ्वी किसकी तरह घूम रही है, किस में घूम रही है, दीर्घवृत्त है। इसको इलिप्स बोला जाता है इंग्लिश में इलिप्स बोला जाता है, और यह दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त है ना, दीर्घवृत्त है। और सन कहाँ है, यह सन है आपका, और सन कहाँ पर है, इसके एक फोकस पर है। दीर्घवृत्त में दो फोकस होते हैं, एक यहां और एक यहां। तो यह बोल रहा है केपलर का पहला नियम कि जो आपकी पृथ्वी है वह एक दीर्घवृत्त में घूम रही है सूर्य के चारों ओर, और सूर्य कहां पर है, एक फोकस पर है। यह पहला नियम है। समझ में आ गई बात, एकदम सिंपल, ऐसे ही याद रखिए, कुछ लिखने उखने की जरूरत नहीं। अगर आपको लिखना ही है तो आप ऐसे याद रखो, पृथ्वी दीर्घवृत्त सन फोकस, इतना बात याद रखिए, काम हो जाएगा। दूसरा नियम क्या कहता है केपलर का, वो जरा देखिए। केपलर सेकेंड लॉ, यह कह रहा है कि समान समय में जो ग्रहों द्वारा चली गई दूरी होती है सूर्य के चारों तरफ, वह समान होती है। ऐसे आप समझिए, मान लीजिए यहां पे मैं एक दीर्घवृत्त बना रहा हूं, ठीक है, सपोज ऐसे, मान लीजिए दीर्घवृत्त है। अब भाई बहुत अच्छा नहीं बन पाया लेकिन ठीक है। अब मान लीजिए सूर्य है, क्या है, यह पॉइंट सन है। एक ग्रह यहां पर है, मान लेते हैं प्लैनेट है कोई यहां पर, वो यहां से चल करके यहां तक आया, कितने समय में, टी समय में। मान लेते हैं कि वह यहां से चल करके यहां तक आया टी समय में। थोड़ा ध्यान से समझते रहिएगा, थ्योरेटिकल चीज है, कॉन्सेप्चुअल चीज है, तो थोड़ा सा समय तो लेगा ना। अब ऐसे उड़ के तो नहीं बता दूंगा कोई चीज, ठीक है। तो यहां से अगर ये सन से एक लाइन जोड़े ऐसे, तो इसने जो यहां से क्षेत्रफल तय किया है ऐसे, सूर्य से लाइन अगर जोड़ते हुए, तो ये जो क्षेत्रफल इसने टी समय में तय किया हुआ है। मान लीजिए यहां पर एक कोई और दूसरा प्लेनेट है, उसने भी क्या काम किया है, उतना ही समय में, मान लीजिए वो भी टी समय लिया है। टी समय में देखें तो उसने भी क्षेत्रफल यहां पर जो तय किया है, अगर यह क्षेत्रफल का मान A1 है, एरिया A1 है, और इसका A2 है, तो समान समय में जो तय किया गया क्षेत्रफल है वह समान होगा। यही केपलर का सेकेंड लॉ बता रहा है। A1 बराबर A2, A1 बराबर A2, समझ रहे हैं बात आप, A1 बराबर A2। क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहां पर यह चीज क्लियर है। यह है इसका सेकेंड नियम। अब आगे जरा देखिए, अगर समय थर्ड लॉ पर अगर आ रहा हूं मैं, केपलर के तीसरे नियम पर आ रहा हूं, थर्ड लॉ पर तीसरे नियम पे आ रहा हूं। याद रखिए, जो समय लग रहा है उसका वर्ग, जो क्षेत्रफल तय किया जा रहा है उसका क्यूब होता है। अगर समय अलग अलग ले रहे हैं, है ना, तो क्षेत्रफल कितना समय, मान लीजिए कोई एक प्लेनेट है, उसने 4 साल लिए, 4 साल में कितना क्षेत्रफल तय किया, और दूसरा प्लेनेट है वह 5 साल में कितना समय वो करेगा, कितना एरिया ट्रेवल करेगा, उसके लिए यह फॉर्मूला है। ठीक है, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो आपको ये तीनों बातें याद रखनी पड़ेंगी। आपको ये तीनों, केपलर के कितने नियम है, 3 नियम है, ठीक है ना। तो जो गति का नियम है वगैरह, प्लैनेट्स किस तरह से गति कर रहे हैं, इसके लिए केपलर महोदय को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, इनको माना जाता है। क्या यहाँ पे ये बात आप सभी को समझ में आई है?
ये मैं जानबूझ के एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि आने वाला जो टाइम है, जो एग्जाम्स हो रहे हैं, मैं जो देख रहा हूँ पैटर्न, उसमें ये इन चीज़ों को वरीयता दी जा रही है, अलग तरीके से पूछा जा रहा है, क्योंकि इतना पुराना पूछ चुके हैं, उनका मन भर चुका है, अब वह कुछ नई चीज़ पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इतना बहुत है, इतना अगर किया है तो इतना काम हो जाएगा। तो केपलर के नियम आपने देख लिए, गुरुत्वाकर्षण का कुछ जनरल कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। अब मैं कुछ और आगे बात कर रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसको पूरा वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो मैं हट जा रहा हूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वह ले ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चल रहा हूं। अब जरा देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गुरुत्वाकर्षण के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर आप डील करने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरा देखिए। पहला, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर g के मान पे क्या फर्क पड़ेगा, यहां मैं छोटे वाले g की बात कर रहा हूं। ठीक है, ऑन गोइंग अपराइट और गोइंग अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ g? g के वैल्यू के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिए, ऊपर जाने पर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, सतह से ऊपर जाने पर g का मान क्या होता है? घटता है। g का मान घटता है। आगे जरा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पे लिख रहा हूं, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर, ऐसे आप मैं यहां लिख रहा हूं, आप समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूं। नीचे जाने पर क्या हो रहा है? g का मान वापस घटता है। समझ रहे हैं आप? फिर g का मान घटता है। ऊपर जाने पे भी g का मान घट रहा है, नीचे जाने पर भी g का मान घट रहा है। g का मान शून्य कहां हो जा रहा है? g का मान शून्य कहां हो जा रहा है? पृथ्वी के केंद्र पर। याद रखिएगा ये पॉइंट, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर। बात समझ में आ गई? अब जरा और आगे जरा देखते हैं, जी की ही बात कर रहे हैं तो और पॉइंट जरा देखते हैं। जी का मान सर्वाधिक, मैक्सिमम कहां होता है? कहां होता है मेरे भैया? पोल्स पर, ध्रुवों पर। कहां होता है? पोल्स पर, ध्रुवों पर। जी का मान सर्वाधिक कहां होता है? ध्रुवों पर। जी का मान मिनिमम कहां होता है? जी इज मिनिमम सबसे कम कहां होता है? मिनिमम कहां होता है? इक्वेटर। इक्वेटर है ना, भूमध्य रेखा, इक्वेटर पर जी का मान सबसे कम होता है। बात आप सभी को समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यार। ठीक है, देखिए मेरा ये कहना है कि मैं आपको उतना ही दूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। जी तो ग्रेविटेशन, अगर आप 11th 12th में जो साइंस के बच्चे होंगे, अगर जो यहाँ पे देख रहे होंगे मेरे लेक्चर, ये बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। तो आपको उन पॉइंट्स को उतना बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस आप इतना देखते चलिए, है ना। जी मिनिमम कहाँ होता है? हाँ, जी मिनिमम कहाँ है? इक्वेटर पर है। और जी का मान मैक्सिमम कहाँ है? सर्वाधिक पर। ठीक है, पोल्स पर इसका मान सर्वाधिक होता है। तो याद रखिएगा यह बात, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके। मिनिमम यहां पर, मैक्सिमम। ठीक है, जी का मान मिनिमम मैक्सिमम इस तरह से रहता है। आगे चलिए जरा कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। आपने सरल लोलक देखा है, पेंडुलम, उसको सरल लोलक कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। सरल लोलक
सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम जो ऐसे घड़ी होती है ऐसे घूमती है ना, सिंपल पेंडुलम वॉच। उसके लिए जो टाइम पीरियड आवर्तकाल का फॉर्मूला है, आवर्तकाल का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वह t बराबर होता है 2 पाई रूट में L/G। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां लिखा हूं मेरे भाई, इससे देखिए किस तरह के सवालें बन जाती हैं। सरल लोलक घड़ी है, उसका आवर्तकाल होता है 2 पाई अंडर रूट L/G, 2 पाई अंडर रूट L/G। अब मैं ये कह रहा हूं इस घड़ी को आप जमीन की सतह से कहां लेके जा रहे हैं, ऊपर लेकर के जा रहे हैं। आप इस घड़ी को जमीन की सतह से कहां लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। तो यह घड़ी फास्ट हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यह बताना है आपको, ठीक है। तो t के बाद अगर देखें तो t किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है यार, अंडर रूट L/G के, क्योंकि पाई का मान तो कांस्टेंट रहता है ना, पाई का मान नियत रहता है, वो चेंज तो होता नहीं है। तो पूरा का पूरा आवर्तकाल किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, अंडर रूट L/G के ऊपर निर्भर कर रहा है। L क्या है, वह पेंडुलम की लंबाई है, लेंथ ऑफ पेंडुलम स्ट्रिंग, जो उसमें रस्सी लगी है जिसको लटकाया गया है उसका है पेंडुलम। और G क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप जरा देखिए, हम ऊपर लेके जा रहे हैं, यह पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ध्यान से नोट करिएगा, ऊपर लेके जा रहे हैं तो G का मान क्या होगा, ऊपर लेकर के जा रहे हैं, पृथ्वी की सतह से कहां लेके जा रहे हैं, मान लीजिए पृथ्वी की सतह से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो G क्या होता है, घटता है। और G जब यहां घटेगा तो T क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब 60 सेकेंड, 1 मिनट को पूरे करने के लिए 60 सेकेंड चाहिए हो रहे होते, लेकिन अब यह 1 मिनट को पूरा करने के लिए 60 से हो सकता है थोड़ा ज्यादा समय लेगा। तो इसका मतलब घड़ी क्या हो गई, स्लो हो गई। ध्यान से देखिएगा, समय ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, घड़ी स्लो हो गई। तो घड़ी क्या हो जाएगी आपकी, स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। ये तो बात ये रही। अगर घड़ी को पृथ्वी की सतह से नीचे लेके जा रहे हैं तब भी G का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर पृथ्वी की सतह से आप नीचे भी लेकर के जा रहे हो, नीचे भी लेकर के जा रहे हो, तो G का मान उस समय भी क्या हो रहा होता है, घटता है। तो T का मान क्या करेगा, बढ़ेगा। T का मान बढ़ेगा तो घड़ी वहां पर भी क्या हो जाएगी, उस केस में भी स्लो हो जाएगी। क्या यह बात यहां से क्लियर है, ये दो बातें, ठीक है। क्या यहां से बात क्लियर है, तो इसको प्लीज अच्छे से याद रखिए। यहां पे मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट और ऐसे बता दे रहा हूं कि गर्मियों के समय में और ठंडियों के समय में इस सरल लोलक के आवर्तकाल पर समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तक G पे चेंज हो रहा था क्योंकि ऊपर और नीचे लेके जा रहे हैं। मान लीजिए इसको कहीं नहीं लेके ले जा रहे हैं, यहीं कहीं रखा हुआ है और गर्मियों का टाइम आ गया है, बहुत गर्मी है, एकदम धूप में इसको ले जा करके रख दीजिए। तो जो इसकी लंबाई होती है, आपको पता है मेटल्स क्या होते हैं, वो थोड़े से गर्मी पा करके फैलते हैं। तो गर्मियों के केस में फैलेगा तो लंबाई बढ़ेगी। ध्यान से देखिए, क्योंकि G हम कहीं लेके नहीं जा रहे हैं तो G के ऊपर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो गर्मियों में क्या कर रहा है, लंबाई बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है तो समय भी बढ़ेगा। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समय भी बढ़ेगा। इसका मतलब गर्मियों में भी यह क्या हो जाएगी, घड़ी लेट हो जाएगी। और ठंडियों में क्या होगा, सिकुड़ेगा, लंबाई कम होगी, समय कम होगा, तो वहां पर यह क्या होगा, यह घड़ी फास्ट हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो गर्मियों में घड़ी स्लो हो जाएगी और ठंडियों में, विंटर्स में यह क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। और अगर आप इसको कहां लेके जा रहे हैं, अगर मैं कहूं कि ध्रुवों पर लेकर के गए हैं तो G का मान सर्वाधिक है तो घड़ी यहां पर ज्यादा लेट होगी।
और यहाँ पर g सबसे कम है, तो यहाँ पे घड़ी थोड़ी सी इसके हिसाब से फास्ट होगी। क्या यहाँ तक सारी बातें आप सभी को समझ में आई हैं? क्या सब कुछ समझ में आया यहाँ पर? चलिए, क्लियर? क्लियर, ओके। W बराबर क्या होता है? वेट। इसको भार कहा जाता है। यह सदिश राशि है। यह सदिश राशि है, वेक्टर है। ठीक। बहुत से लोग भार को द्रव्यमान कह देते हैं, बहुत से लोग भार को द्रव्यमान कह देते हैं, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। द्रव्यमान फिक्स होता है, वह चेंज नहीं होता है कभी भी। जिसको मास कह रहे हैं आप, मास, द्रव्यमान, वह हमेशा फिक्स रहता है, वह अदिश राशि है, वह चेंज नहीं होती है जगह के हिसाब से, है ना। लेकिन भार, जिसको आप वेट कह रहे हैं, यह सदिश राशि है और यह जगह के अनुसार यह चेंज होती है। कैसे, जरा देखिए। W बराबर एक फॉर्मूला होता है, W बराबर mg, सुना होगा। तो मैं यहां से सवाल क्या बन सकती है वो आपको बता रहा हूं। W भार किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? यह कर रहा है द्रव्यमान के ऊपर और गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर। अगर गुरुत्वीय त्वरण चेंज होगा तो जाहिर सी बात है वह क्या चेंज होगा, उसका भार भी चेंज होगा। तो आदमी को महसूस कम भार होगा, कहां? चांद पर, और यहां की अपेक्षा, पृथ्वी के अपेक्षा। लेकिन क्या उसके द्रव्यमान में कोई चेंज हुआ है? जी नहीं, उसके द्रव्यमान में कतई कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, वह फिक्स रहता है। उसका भार चेंज हुआ है। ग्रेविटी, आपको क्यों महसूस आपका भार लग रहा है? क्योंकि हमको पृथ्वी खींच रही है अपनी तरफ, हमको पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है। एक बल लगा करके हमको अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, यही बल कम हो जाएगा कहां? चांद पर। चांद पर यही बल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जी के मान में गिरावट आ गई है, जी के मान में गिरावट आ गई है। क्या यहां तक सारी चीजें आपने समझ में आई हैं? तो कृपा करके किसी को कुछ स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले। ठीक है, चलिए आगे चलता हूं। लिफ्ट की बात अगर कर रहे हैं, मैं यहां थोड़ा सा आपको बता दूं, जो लिफ्ट में आप चढ़ते हैं, अगर ऊपर की तरफ जा रही है, कहां जा रही है? अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रही है, और डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, अगर नीचे की तरफ जा रही है, तो याद रखिएगा अगर अपवर्ड जा रही होती है तो आपको क्या होगा? आपका जो वेट है वो बढ़ा हुआ महसूस होगा, आपको अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। ऊपर जा रहा है, समझिए बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है। डाउनवर्ड अगर नीचे आ रहा है तो आपका जो W है, जो आपका भार है, वह आपको कैसा लगेगा? वह आपको कम लगेगा। आपको अपने आप को आप हल्का महसूस करेंगे अगर नीचे आ रहा है तो। और अगर लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो आप अपने आप को एक भारीपन महसूस करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर हल्का सा भारी हो गया है। और अगर रस्सी टूट गई लिफ्ट की, भगवान न करे ऐसा कभी हो, तो वह क्या होगा? वेटलेसनेस आएगी, भार उसमें शून्य हो जाता है। अगर लिफ्ट की रस्सी जो है स्ट्रिंग ब्रेक हो गई, रस्सी टूट गई, तो ऐसी कंडीशन को वहां फ्री फॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्री फॉल कहा जाता है। और इस केस में क्या होता है? वेट 0 हो जाता है। W क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। फ्री फॉल की कंडीशन में वेट क्या होता है? 0 हो जाता है। क्या यह बात आपके समझ में आई है? क्या ये सारी पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं? ग्रेविटेशन अभी तक जितना भी मैंने अभी पढ़ाया है, उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। जितने लोग देख रहे हैं या जो लोग आगे देखेंगे उनकी बात मैं कर रहा हूं, बाकी और लोगों से जानते हैं आप, मेरा कोई इतना वास्ता है नहीं, है ना। चलिए, और कुछ असर तो दिखा है भैया कि लोग जो हैं कमेंट सेक्शन में थोड़ी शालीनता बरत रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं। कुछ लोग मेरा नंबर भी मांग रहे हैं, नंबर दे दूंगा तो अपना कपार पिरवा लूंगा मैं। ठीक है,
अगर आपको मुखातिबी होना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कर दीजिए, मैं आप स्टूडियो की तरफ से ज़रूर उसमें कमेंट कराऊंगा कि आपको क्या चाहिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं वगैरह। पर्सनल अगर किसी को अगर बात करनी है, पर्सनल राय अगर लेनी है, तो उसके लिए आप वहाँ पे आपको चैनल का नंबर आपको किसी न किसी वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, वो मेरे पास डालेंगे, फिर मैं देखूंगा कि मुझे बात करनी है कि नहीं करनी है ना। चलिए, तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी तो फ्री फॉल हो जाएगा। आगे आता हूं जरा, ये यहां पे सारी बात समझ में आई। सैटेलाइट उपग्रह नेचुरल प्राकृतिक सैटेलाइट हमारा चांद है, हमारे चारों तरफ घूम रहा है बेचारा, ठीक है। तो चांद जो है हमारा प्राकृतिक सैटेलाइट है। बहुत से लोगों के लिए चांद कुछ और भी मायने रखता है, मेरे लिए चांद यहाँ पर एक प्राकृतिक उपग्रह है। अब जिसके लिए कुछ और मायने रख रहा हूँ उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर आते हैं सैटेलाइट, हम यहाँ पर नेचुरल सैटेलाइट की बात नहीं करेंगे, हम आर्टिफिशियल की बात करेंगे, जो मानव द्वारा निर्मित है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात हम करेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पे केवल अभी 2 ही नाम लूँगा आपको, ठीक है। बाकी जब मैं टेक्नोलॉजी का सेक्शन लेकर आऊँगा तो उसमें आपको जो स्पेस एंड टेक पढ़ाया जाता है उसमें पूरी बातें होती हैं, तो वह वैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर आप यहाँ पे पीसीएस वगैरह के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए इतना बस है जितना मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो अगर मैं इनको देखूँ तो एक जियो स्टेशनरी, नाम यही याद रखिएगा, यही पूछा जाएगा, जियो स्टेशनरी, और एक आता है जियो सिंक्रोनस। क्या आता है? जियो सिंक्रोनस। जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस क्या होते हैं वो जरा देख लेते हैं। जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस तकरीबन एक ही तरीके के हैं, ठीक है, तकरीबन एक ही तरीके के होते हैं। वो ज़रा देखिएगा कि किस तरह से यह मतलब किस तरह से ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, उसको मैं यहाँ थोड़ा बनाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए पृथ्वी के एक्सिस है, कक्ष है यह, और ये रही इक्वेटर, है ना, भूमध्य रेखा आपकी, ये रही इक्वेटर। तो जो सैटेलाइट ऐसे ही घूम रहे हैं, ये देखिए ऐसे इसके ऊपर घूम रहे हैं, भूमध्य रेखा के ऊपर चक्कर काट रहे हैं, भूमध्य रेखा के ऊपर ऐसे एकदम भूमध्य रेखा के ऊपर ही चक्कर काट रहे हैं उसी लाइन में, उनको कहा जाता है जियो स्टेशनरी, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है? जियो स्टेशनरी। तो जो एकदम इक्वेटर के ऊपर ही घूमते रहते हैं, इक्वेटर के ऊपर जो घूमते रहते हैं वो उनको क्या बोला जाता है? जियो स्टेशनरी बोला जाता है। इनकी गति कितनी होती है? जियो स्टेशनरी, आप समझ ही रहे हैं, स्टेशनरी एक तरीके से रुका हुआ प्रतीत होगा। अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप भूमध्य रेखा पे खड़े हो जाएंगे तो वह अभी भूमध्य रेखा पर ही घूमता रहता है और वह पाथ नहीं छोड़ता है अपना, और उतनी गति से घूमता है जितनी गति से पृथ्वी घूम रही होती है। तो अगर एक जियो स्टेशनरी पूरा चक्कर अगर लगाता है तो वह तकरीबन 23 घंटे 56 मिनट में लगाता है। कितने घंटे में लगाता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, है ना। तो एक तरीके से 24 घंटा बोल देते हैं हम उसको। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का पूरा आवर्तकाल कितना है? पृथ्वी का चक्कर एक टाइम में कितना लगा लेती है? वह 24 घंटे में लगा लेती है। ठीक उसी प्रकार से जियो सिंक्रोनस, इस एक्सिस को छोड़ करके, मान लीजिए यह है पृथ्वी की अक्ष है यह, और यह पृथ्वी है आपकी, है ना। तो मान लीजिए कोई सैटेलाइट ऐसे घूम रही है, यह इस तरह से घूम रही है, यह इस तरह से घूम रही है, समझ रहे हैं। तो इसको बोला जाता है जियो सिंक्रोनस। इसको क्या बोला जा रहा है? जियो सिंक्रोनस। यह इक्वेटर को छोड़ करके, भूमध्य रेखा को छोड़ करके किधर भी घूम रही होती है ना। ऊंचाई इसकी भी इतनी रही, इसकी भी रफ्तार कितनी होती है? 24 घंटे के लमसम होती है। कितने घंटे की होती है? 24 घंटे, 24 आवर्स। और इसकी भी कितनी होती है? लमसम 24 आवर्स, है ना, लमसम 24 आवर्स रहती है, ठीक है। कितने घंटे की रहती है? 24 आवर्स की। तो और अच्छा, यह कितने ऊपर रिवॉल्व कर रहे होते हैं? 35,800 किलोमीटर,
ठीक है, 35,800 किलोमीटर, है ना। तो यह इतने ऊपर तक आपका पृथ्वी से इतना ऊपर तक रहते हैं दोनों। आवर्त काल दोनों का क्या है, मैंने आपको ये अंतर बता दिया कि दोनों में अंतर क्या है। एक इक्वेटर के ऊपर बराबर घूमती है और एक दूसरे अक्ष पे घूमती है, ऐसे हो गया, या आप ऐसे भी कह लीजिए, कई होती हैं, कोई ऐसे घूम रही है इक्वेटर को छोड़ करके, है ना, इक्वेटर को छोड़ करके। क्या यहाँ पे सारी बातें आपको समझ में आई हैं? ठीक है। अच्छा, घूमने की रफ्तार भी इनकी कितनी है? जिस रफ्तार से पृथ्वी घूम रही है आपकी, है ना, घूमने की रफ्तार कितनी है? यही है। तो इनका घूमने का तकरीबन रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। इनको भेजने के लिए हम क्या करते हैं? यानों का इस्तेमाल करते हैं। आपने GSLV सुना होगा और PSLV सुना होगा। GSLV सुना होगा, PSLV सुना होगा। तो जो ये जियो सिंक्रोनस को भेजा जाता है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, इनको इससे भेजा जाता है क्योंकि यह दूर है और भारी होते हैं। तो यह जो यान होता है यह काफी मजबूत होता है। उसी तरीके से अगर पोलर को भेजा जाना होता है, पोलर सैटेलाइट जो पोल्स पे परिक्रमण करते हैं, PSLV, वह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। अगर एक बात मैं यहां पर आपको नोट और करा देना चाह रहा हूं कि किसी पिंड को, किसी वस्तु को अगर आपको पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकालना है ताकि वह कभी भी लौट के ना आए, तो उस गति को, जिस गति से वह फेंका जाएगा कि वह वापस कभी लौट करके ना आए, उस गति को पलायन वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पलायन वेग कहा जाता है, एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भैया? एस्केप वेलोसिटी। क्या कहा जाता है? एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, पलायन वेग, पलायन वेग, पलायन वेग। और इसका मान जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति से अगर कोई चीज फेंकी जाएगी तो वह कभी भी लौट करके नहीं आएगी, वह कभी भी लौट करके नहीं आएंगे। इज देन फाइन टू ऑल ऑफ यू? ओके। नाउ एक चीज और यहां पे मैं बताऊंगा आपको कि जो सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, जो यान से लॉन्च किए जाते हैं, वह एक पाथ फॉलो करके जाते हैं। वह पाथ किस तरह से आपने देखा होगा? परवलय। जो लॉन्च किया जाता है, कोई आपका उपग्रह वगैरह लॉन्च किया जाता है तो आपने देखा होगा जो रॉकेट लेकर के जा रहा होता है उसकी दिशा किस तरह से होती है? उसकी दिशा होती है परवलयकार में, पैराबोला में। जो आपके लेके जा रहे होते हैं स्पेस क्राफ्ट जो भी होते हैं आपके, या जो भी लॉन्च व्हीकल होते हैं, स्पेस लॉन्च व्हीकल जो होते हैं, जैसे PSLV है, GSLV ले करके अगर किसी उपग्रह को जा रहा है तो वह किस तरह का रास्ता फॉलो करता हुआ जा रहा होता है? वह है आपका परवलय आकार में, पैराबोला, है ना। स्पेस लॉन्च व्हीकल जो है आपका वो किस तरह का इससे फॉलो करता है? ऐसे, है ना, पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। परवलय, पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ, परवलयकार, परवलय। कब को पूछ लें कि किस तरह का रास्ता फॉलो करते हुए जा रहा होता है तो वह परवलय कार जो मैं उसमें रास्ते पर फॉलो कर रहा होता है, पैराबोलिक। ठीक है ना। और 45 डिग्री पे इन सबको क्या किया जाता है कि यह लॉन्च किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर ट्रेवल कर पाए। 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज। क्या गुरुत्वाकर्षण के ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए? गुरुत्वाकर्षण के कॉन्सेप्ट समझ में आए आप सभी को? उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आए होंगे। आज मैं पृष्ठ तनाव आज मैं नहीं कराऊंगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा आपका पृष्ठ तनाव, है ना। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें मैं पृष्ठ तनाव कराऊंगा। और कैसा लगा लेक्चर आप सभी को आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में करके बताएं। और मैं एक्स्ट्रा आपके लिए और क्या कर सकता हूँ आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएं। कोशिश कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जल्दी एक एक वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें दे दूं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, है ना। देखिए मुझे यहाँ बुलाया इस वजह से गया है, मैं आपको एक चीज़ आपको ऐसे बता रहा हूँ कि
देखिए, बच्चों को क्या चाहिए कि जो चीज़ हमें वहाँ दी जा रही है उसका मतलब निकले, वो उनके एग्ज़ाम में आए, और मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। फालतू की कहानियाँ तो बहुत है, बाँच सकता हूँ, पूरा वो टाइम निकाल करके आपको चल सकता हूँ, आपको अच्छा भी लगेगा। क्यों? क्योंकि माइंड सेटअप क्या रहता है, जो फालतू की चीज़ रहती है। अब जैसे यूट्यूब खाली बैठे रहते हैं, अच्छा गाय ने दिया बकरी को जन्म, अरे बाप रे करोड़ों व्यू हैं उस पर, है ना, टाइम पास, क्योंकि टाइम एक्स्ट्रा है, लोगों के पास टाइम बहुत है, क्या कर सकते हैं। तो मेरा काम वो नहीं है, मैं आपको सिर्फ उतना ही कंटेंट दे रहा हूं जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है ना। तो आपको क्विज मिल जाएगा इस सेक्शन में, अभी 20 क्वेश्चंस का क्विज मिल जाएगा। और कल हम जो है, जो मेरा नया टॉपिक रहेगा वो सरफेस टेंशन रहेगा, हो सकता है उसके साथ कुछ और भी रहे, लेकिन पृष्ठ तनाव जो है वह टॉपिक रहेगा आपका। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वहाँ से सवाल बनते हैं। तो चलिए हम कल मुलाकात करेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा आपसे आज मुखातिब नहीं हो पाया, बात आपसे पर्सनली नहीं कर पाया हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। आपको चाहिए लेक्चर बढ़िया मिल जाए, बस उतना है। प्लीज़ आप इसको अच्छे से आराम से देखिए, जो लोग नहीं पूरा देख पाए हैं वो लोग अच्छे से देखें, और आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। कोशिश किया हूँ मैं बड़ा बड़ा लिखने की, कुछ लोगों की शिकायत थी, गुरुजी बड़ा बड़ा लिखिए, है ना, तो मैंने कोशिश की है मैं साफ साफ लिख दूँ। तो चलिए कल मुलाकात करता हूँ आप सभी से, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिए सब लोग। चलिए बाय।